नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड है सिंपल, तो इस पर कुछ क्वेश्चन लिखना और उनको हल करवाना उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए मैं नोटबुक में क्वेश्चन लिखकर लाया हूँ, तो मैं बोल करके आपको सुना करके उन क्वेश्चनों को हल करवाऊँगा। आप ध्यान से सुने और सुन करके भी आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन जो फैक्ट वाले होते हैं या बहुत इजी भी होते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो भी अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं। मैंने कुछ कठिन प्रश्नों को इसमें लिया है, क्योंकि क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित बहुत से बन सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं इजी हैं, वो आपको मैंने राष्ट्रपति के संबंधित 6 वीडियो पढ़ाए हैं, उनसे आप वीडियो देख करके हल कर सकते हैं। इनमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति है, पहला ऑप्शन है सरकार का प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र का प्रमुख, तीसरा ऑप्शन है सरकार एवं राष्ट्र दोनों का प्रमुख, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो इसमें सरकार का प्रमुख नहीं आएगा, सरकार एवं राष्ट्र दोनों का प्रमुख भी नहीं आएगा, केवल राष्ट्र का प्रमुख है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है या राष्ट्र का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ध्यान रखें इसका भी, क्योंकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सही है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन है भारत का प्रथम नागरिक व कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये तीनों तथ्य सही हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी सही आएगा। क्वेश्चन थर्ड, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? महाभियोग के बारे में कौन कौन से कथन सही है? ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है। तीसरा ऑप्शन महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। चौथा ऑप्शन महाभियोग लाने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। ये चारों ऑप्शन मैंने बताए हैं। अब इसमें से ए है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, बी है पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, सी है पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, और डी है तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपको लगा होगा कि एक ऑप्शन ऐसा आया है जो राष्ट्रपति के बारे में, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है, वो है महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि
राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अपन ने प्रश्न को शांति से नहीं पढ़ा, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है कि जगह अपन ने है पढ़ लिया और अपना पूरा प्रश्न का आंसर ही आते हुए भी गलत हो जाता है। ये अक्सर एग्जामों में होता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चौथा ऑप्शन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही नहीं लगा ये देखना है। तो एक ऑप्शन आया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में जरूर भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में जरूर भाग लेते हैं। बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं। कौन से कार्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं। ए, लोकसभा को विघटित करना। बी, संसद के दोनों सदनों को आहूत करना। सी, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना। डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तीनों कार्य राष्ट्रपति से संबंधित है। छठा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सर्वप्रथम सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसे देता है। ऑप्शन नंबर 1, मैंने ये वीडियो में पढ़ाया हुआ भी है, लोकसभा अध्यक्ष को। बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। सी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। डी, प्रधानमंत्री को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा, आपके ध्यान में नहीं होगा, ये मैं आपके क्लियर कर देता हूं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। पहले आप ऑप्शन सुन लो। ए, भारत का चुनाव आयुक्त। बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सी, राष्ट्रपति। और डी, प्रधानमंत्री। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चुनाव से संबंधित है तो चुनाव आयोग ही करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। आप विशेष नोट लगा करके ध्यान रखें, क्योंकि आपका दिमाग निर्वाचन आयोग पर जाएगा। तो राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, बाकी अन्य सभी चुनावों की अधिसूचना, लोकसभा या राज्यसभा के चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग करता है। तो आपकी स्थितियां क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से
किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री के प्रति। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसे आ जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। आप प्रधानमंत्री मत कर देना कि मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी एक मंत्रिपरिषद का ही अंग है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, मंत्रिपरिषद का मुखिया है, वो भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में फर्क है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए नियुक्त होता है, ऑप्शन बी निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी मनोनीत होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, तो नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर कितने दिनों की अवधि तक उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? ए ऑप्शन 14 दिन, बी ऑप्शन 60 दिन, सी ऑप्शन 30 दिन और डी ऑप्शन निश्चित नहीं है। तो आपका दिमाग डायरेक्ट 14 दिन पर जा रहा होगा या 30 दिन पर जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए अवधि निश्चित नहीं है कि कितने समय तक वो उस पर हस्ताक्षर करेगा। निश्चित नहीं, ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें, निश्चित नहीं। जैसे बीच में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, क्योंकि बार बार याद नहीं आता, जब याद आता तो आपको बता देना चाहिए, आपके स्थितियाँ क्लियर हो जाए। एक बार हमने एग्ज़ाम दिया था 2nd ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा का 15% होगी, ये प्रावधान कब किया गया या कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ऑप्शन आया था उसमें 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन और आया था उसमें, यह कितने प्रतिशत होगी, सॉरी ऐसा आया होगा कि मंत्रिमंडल की संख्या कितने प्रतिशत होगी। तो उसमें ऑप्शन आया था कि लोकसभा का 15%, संसद का 15%, राज्यसभा का 15%, इनमें से कोई नहीं। तो पटाख से हमने आंसर दिया कि लोकसभा का 15%, और उस क्वेश्चन का आंसर भी हमने सही मान लिया था, लेकिन वो आंसर सही नहीं था दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित है 15%, तो हमारा आंसर वही गलत हो गया। उनमें से कोई नहीं आंसर सही था, क्योंकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तो मंत्रिपरिषद की संख्या 15% है, मंत्रिमंडल की नहीं है। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आपके कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के पद त्याग या मृत्यु के समय यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा? ऑप्शन 1 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 2 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 पद रिक्त रहता है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है और आंसर भी आपको आ ही रहा होगा कि जब राष्ट्रपति पद त्याग दे और उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति का काम देश में कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसा भारत में हुआ है, 1969 में हुआ है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति की, तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के चुनाव आ गए थे, उनको भी चुनाव लड़ना था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। वो भी एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र वो कौन न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो एम हिदायतुल्लाह। इन प्रश्नों के साथ साथ में मैं आपके बहुत सी चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद हो जाए, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन करवाता है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो इसमें निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब जैसे पहला ऑप्शन है महाभियोग, ये मैं आपके लिख देता हूं बोर्ड पे, मिलान करना। महाभियोग शपथ, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य हैं, इनका आपको मिलान करना है। अनुच्छेद 60, 61, 58 और 56 ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको इसका मिलान करना है, तो महाभियोग प्रक्रिया 61 में है, शपथ 60 में है, कार्यकाल 56 में है और योग्यताएं 58 में है। तो जो भी ऑप्शन इससे संबंधित आता है वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और इन सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो आप ध्यान रखें, युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में असंगत को छांटिए। असंगत, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात, उसके आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 352। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन,
उसके आगे अनुच्छेद लिखा हुआ है 356। सी ऑप्शन है वित्तीय आपात, उसके आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 360। डी ऑप्शन राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद लिखा हुआ है 56। तो आपको इससे ही पता चल रहा होगा कि राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। बाकी तीनों जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उन तीनों के अनुच्छेद सही है, 352, 356 और 360। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 355, 356, 365, 361। अब आपके दिमाग में विरोधाभास आ रहा होगा, कंफ्यूजन आ रहा होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत लगता है, अब इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये तो एक सही नहीं छांटना है, जबकि ये तीनों सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें ध्यान से देखें। 355 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 356 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 365 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्योंकि जब केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना राज्य नहीं कर रहा हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 355 में राज्य सरकार केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है, उस आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। 361 राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति से संबंधित है। विवेकाधिकार, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो छोटी छोटी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात लगा सकता, ध्यान से सुनना, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, सी मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर, और डी अपने स्वयं विवेक से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके दिमाग में चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। अब इसमें क्या करें? तो इसमें आपको मैंने बताया है कि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाया जा सकेगा। मंत्री परिषद नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, स्वयं विवेक नहीं है, मंत्रिमंडल शब्द है। और ये व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किन विधेयकों पर आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किन विधेयकों पर आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी राज्यों से संबंधित विधेयक, चाहे नाम में परिवर्तन हो चाहे क्षेत्र में परिवर्तन हो, मतलब राज्य से संबंधित, डी संविधान संशोधन विधेयक, और ई सामान्य विधेयक। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। बाकी इन अलग चारों विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना जरूरी है, आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगर एक बार में संसद कानून पारित करके मंत्री परिषद राष्ट्रपति के लिए कोई भी निर्णय भेजे तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
तीसरा ऑप्शन, मंत्रिपरिषद की उसी सलाह को दोबारा राष्ट्रपति के पास आने पर सलाह बाध्यकारी है। चौथा ऑप्शन, राष्ट्रपति सामान्य विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर संसद के दोनों सदनों में टकराव हो गया है तो राष्ट्रपति क्या संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? बुला सकता है मतलब। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो मैंने बोला था कि अगर संसद या मंत्रिपरिषद कोई भी कानून या नियम राष्ट्रपति के पास पहली बार भेजे तो उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश या भारत के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगता है 352 के तहत, उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा कथन सही नहीं है, ये छांटना है। मैंने आपके अधिकतर क्वेश्चन सही नहीं है इसलिए लिखे क्योंकि उसमें बहुत से 3 जो ऑप्शन है वो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक तरह से वो भी क्वेश्चन आपके शामिल हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला, देश में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपात लगता है। दूसरा, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग सकता है। तीसरा, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपात लग सकता है। चौथा, राष्ट्रीय आपात 30 दिवस के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने पर 6 माह के लिए लागू हो जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग सकता है, यह वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। उस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने हटा दिया है, इसीलिए इस आधार पर नहीं लग सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति नहीं है। पर राष्ट्रपति की हमने विभिन्न शक्तियां पढ़ी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक, वित्तीय आदि। तो इसमें व्यवस्थापिका से संबंधित शक्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है जो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है या राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं है। क्या कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ये इसमें ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? पहला अनुच्छेद 95, दूसरा अनुच्छेद 85, तीसरा अनुच्छेद 356, चौथा अनुच्छेद 365। तो इसमें अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगर इसमें भी डीपली चले जाएं तो अनुच्छेद 85 का 2, 85 में सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने हेतु अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए, वीवी गिरी, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी ने, मैंने पहले भी बताया था, वीवी गिरी ने अपना त्यागपत्र दिया था। यह ऑप्शन सही है। किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति या अपराधी को क्षमादान कौन दे सकता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति व राज्यपाल। तो केवल और केवल
राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को बिल्कुल माफ कर सकता है। ये शक्ति और किसी में भी नहीं है, ना तो राज्यपाल में है ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति वीवी गिरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति वीवी गिरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरा, श्रमिक यूनियन से संबंधित राष्ट्रपति। तीसरा, द्वितीय वरीयता से बने प्रथम व एकमात्र राष्ट्रपति। चौथा, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही नहीं लग रहा आपको? प्रथम उपराष्ट्रपति, क्योंकि वीवी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बाकी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, सही है। श्रमिक यूनियन से भी संबंधित थे। द्वितीय वरीयता के आधार पर पहले वही थे और एकमात्र भी वही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति के पास जो विट्टो की शक्ति है, किस विधेयकों पर वो ये शक्ति का प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन संविधान संशोधन विधेयक पर। दूसरा ऑप्शन धन विधेयक पर। तीसरा ऑप्शन सामान्य विधेयक पर। चौथा ऑप्शन तीनों पर। तो इसमें सामान्य विधेयक पर ही राष्ट्रपति अपनी जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकता है। और ये हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? तो स्पष्ट रूप से तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 111 में प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है कि वो विट्टो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब वो उस पर ना तो वापस भेजता है ना हस्ताक्षर करता है। जेबी विट्टो, पॉकेट विट्टो। अगला क्वेश्चन, 1975 के आंतरिक अशांति के आधार पर लगे राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन थे? ऐसे क्वेश्चन आने लगे। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। तीनों बार कौन कौन राष्ट्रपति थे, कौन कौन प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें 75 में कौन थे राष्ट्रपति? पहला ऑप्शन वीवी गिरी, दूसरा ऑप्शन बी.डी. जत्ती, तीसरा ऑप्शन फखरुद्दीन अली अहमद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जाती है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आ जाता है। ऑप्शन सी, संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा को भंग कर सकता है। कौन सा कथन इसमें आपको सही नहीं लग रहा है? लास्ट वाला, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा का भी भंग होती नहीं है, ये ऑप्शन 7 में आया है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रहे। तो तीनों ऑप्शन बाकी सही है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए तथा पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और उससे पूर्व उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया था। ऑप्शन वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी सही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। पहले एक बार उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था वीवी गिरी के सामने और वो हार गए थे हालांकि। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम व एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सर्वाधिक अध्यादेश किसने जारी किए? ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद,
ऑप्शन डी बीडी जत्ती। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फखरुद्दीन अली अहमद ने सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किए, क्योंकि आप समझ जाओ कि इंदिरा गांधी जी के समय फखरुद्दीन अली अहमद ही थे, इसीलिए अध्यादेश जारी होना उस समय होगा। और इंदिरा गांधी के समय ही सबसे ज़्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगे, लगभग 50 बार। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, संसद सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित योग्यता पर निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, उनका चुनाव हुआ है, उनके चुनाव से संबंधित उनकी योग्यता क्या सही है या गलत है, सही आधार पर चुनकर आए हैं या गलत तथ्य छिपा करके वो चुनाव जीत के आए, इसका निर्णय अंतिम कौन करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार पर योग्यता का निर्धारण करता है, कार्रवाई करता है। यहाँ पर यह आया है कि निर्वाचन से संबंधित योग्यता का निर्णय, निर्योग्यता का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। इसमें केवल राष्ट्रपति ऑप्शन भी है, लेकिन ये ऑप्शन और डाल दिया है कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, तो वो वाला ऑप्शन और ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में किस वर्ष की जनगणना को आधार माना जाता है? ऑप्शन ए 1961 की, ऑप्शन बी 1971 की, ऑप्शन सी 1981 की, ऑप्शन डी 2011 की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है मैंने आपको बता रखा है। 1971 की जनगणना राष्ट्रपति के चुनाव में आधार मानी जाती है, और ये कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 1971 की जनगणना को 2026 तक रखा जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन 4 असीमित बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी असीमित बार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इस संबंध में ये नहीं लिखा है कि 1 बार लड़ सकता है, 2 बार रह सकता है, 3 बार। अमेरिका में जैसे 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। भारत में ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो कितनी बार होगा, असीमित बार। हालांकि भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, बाकी ऐसे कोई से भी राष्ट्रपति नहीं है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों, और भी कई सारे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं छोटे छोटे, वो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ करके देख सकते हैं, या कोई भी प्रैक्टिस सेट ला करके उसमें से आप हल कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको मैंने आपके सामने बताया है। आप पूरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। कुछ कमी हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप निश्चित ही सफलता हासिल करोगे। नमस्कार।